ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला शिक्षकों का सबसे बड़ा ज्वलंत मामला है और विधानसभा में इस पर चर्चा हुई है, जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है, आप लोग कवर किए हैं उसको। विधान परिषद में अभी शिक्षा मंत्री जी का इस पर कोई वक्तव्य नहीं हुआ है। जैसे शिक्षा मंत्री जी आएंगे, और अभी चलना है, पूरे मार्च भर चलना है, इसलिए सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं, जो भी लाइव सिटीज के माध्यम से हमें देख और सुन पा रहे हैं, मैं सभी शिक्षकों से, मैं गुरुजनों से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। इस बार शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण होगा, और नहीं तो इस सरकार के स्थानांतरण की पटकथा हम लोग लिखेंगे। सरकार के एकदम सरकार को हम लोग बिल्कुल। अच्छा, सरकार किसी की बपौती नहीं ना है, बिहार किसी की बपौती नहीं है, किसी को विरासत में बिहार नहीं मिला हुआ है। इस बिहार के तमाम सुख सुविधाओं पर, भौतिक संसाधनों पर एक मजदूर के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है जितना राष्ट्रपति के बच्चे का अधिकार है। तो शिक्षक चांद तारा मांग रहे हैं, ये ट्रांसफर करने के लिए मांग रहे हैं कि हमको आप सुविधाजनक जीवन जीने के लिए रास्ता आप हमको दे दीजिए, तो आप स्थानांतरण क्यों नहीं देना चाहते हैं? अगर कोई वित्तीय भार जैसी बात होती है तो अगर कोई बहाना बनाए तो एक बात है, इसमें कोई वित्तीय भार तो नहीं बढ़ाने के लिए कह रहा शिक्षक। शिक्षकों का कहना है कि हमें आप घर के आसपास पोस्टिंग दे दीजिए। अब आप सोचिए कि घरों से जो 300 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापित है, 400 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापित है, कई शिक्षिकाएं फोन करके फोन पर रोने लग जा रही हैं। फोन पर रोती है शिक्षिका बहुत। मुझे लगता है कि हर एक दो दिन पर कोई ना कोई शिक्षिका कहीं ना कहीं से फोन करके रोने। आप सोचिए ना कि अगर कोई व्यक्ति पति पत्नी दोनों जॉब में हो और दोनों शिक्षक हो, एक बेतिया में हो और एक बांका में हो, और उसके बीमार माँ बाप है, उसकी कौन देखभाल करे? आज भी हमने एक इशू उठाया था शून्यकाल में कि जो FLN का प्रशिक्षण होता है वह 1 सप्ताह का होता है, तो आप 1 सप्ताह के लिए प्रशिक्षण में भेज दिए और आवासीय है, उसमें उसको हिलने डुलने नहीं दीजिएगा, वही में कैद करके 1 सप्ताह के लिए रखिएगा, वो कैद खाना बना के रखेंगे। अब की कोई भी ऐसी बहन है जिसके पास में दूधमुहा बच्चा है, अब आप बताइए कि वो दूधमुहा बच्चा को लेकर के वहां जा नहीं सकती है, अलाउड नहीं है, और लेकर जाएगी भी तो वहां पर उसको वो संभालेगा कौन? और अपने यहाँ तो हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें तो इतनी मानवता दिखाई गई है कि अगर कोई भी महिला अगर किसी संगीन अपराध में वह जेल चली जाती है तो उसको, अगर उसका इन्फेंट उसके साथ में है, दूधमुहा बच्चा है, शिशु है, तो उसको उसके साथ रखने के लिए उसको कहा जाता है कि साथ रखना है, यह अनुमति। तो जो इस प्रकार से कैदी भी है उसके साथ भी वो नहीं होता है, और आप शिक्षकों के साथ क्या कर रहे हैं? यह तो बाल संरक्षण आयोग का भी मामला बनता है, मानवाधिकार के हनन का भी मामला बनता है, और आप उसको इस तरह। आखिर बताइए कि माँ तो एक, अगर शिक्षक बनना अगर अपराध है तो उस अपराध की अपराध नहीं वह माँ हो सकती है, लेकिन वह बच्चा कौन सा अपराध किया है जिसके चलते आप 1-1 सप्ताह उसको माँ से आप जो है कहते हैं अलग रखने के लिए? और दीवारों पर पोस्टर साटिएगा कि बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। क्या मजाक है? तो ये हुकूमत के हाथी नियर दांत दूगो खाए के दोसर चबावे के दोसर। लंबी लंबी बात करिए, महिला सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, बाल संरक्षण आयोग बना लीजिए, मानवाधिकार आयोग बना लीजिए, यह आयोग बना लीजिए, वह आयोग बना लीजिए, व्यवहार में ये तो स्थानांतरण की सुविधा अगर नहीं होगी, कौन देखने वाला होगा उसको? कौन? शिक्षकों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चूंकि मैं शिक्षक हूं इसलिए प्रत्येक समस्या से मैं पूर्णतः परिचित हूं, अवगत हूं, मैं उनकी परेशानियों को जानता हूं। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने प्रश्न डाला है। अब संसदीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक ही दिन में सारी चीजें नहीं आती हैं, जैसे जैसे विषय वस्तु आएगा सभी चीजों पर बहस होती जाएगी, और शुक्रवार को शिक्षा का विषय आता है विधान परिषद में। उस दिन शिक्षकों से संबंधित जो भी प्रश्न जो भी डाले गए हैं सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी पटल पर आएंगे उन पर बात होगी, और शिक्षकों की एक एक समस्या पर हम लोग बात करेंगे, एक समस्या, और कर भी रहे हैं। आप देखेंगे, मैं जहां भी मुझे मौका मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षकों की बात, छात्रों नौजवानों की बात, शिक्षित बेरोजगारों की बात, मैं इस पर, मैं संविदा कर्मियों, वित्त रहित गुरुजनों पर, मैं सभी पर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं तो पत्रकारों पर भी एक सवाल लाया था, और मेरा कल सवाल पटल पर था, सरकार जवाब नहीं दे सकी है। कल मेरा एक सवाल था पत्रकारों के लिए भी, तो सरकार जवाब नहीं दे सकी है। क्या था आपका सवाल? सवाल था कि पत्रकारों के लिए पेंशन योजना जो है
वह पेंशन योजना सुगम उसको किया जाए, क्योंकि इन्होंने पेंशन योजना पत्रकारों के लिए बनाई, लेकिन योजना बना दी और इतनी सारी शर्तें उस पर थोप दी, उन शर्तों को पूरा करने वाले बहुत रेयर कोई पत्रकार होंगे। अब 20 साल पहले का सैलरी स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, किस पत्रकार को सैलरी जो है 20 साल पहले 20 साल बैंक के माध्यम से मिल रहा था? बिल्कुल तो यह कोई तरीका नहीं है। तो इन सब चीजों पर हमने सवाल उठाया था कि पत्रकारों को जो पेंशन मिले, एक तो सम्मानजनक पेंशन भी होना चाहिए, और दूसरा है कि इसके लिए जो शर्तें हैं वह उन शर्तों में ढील दी जानी चाहिए, जो व्यवहारिक हो ऐसा होना चाहिए। जो महिला होती है, उस महिला दोहरी जिम्मेवारी का निर्वहन करती है, चाहे हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, उसको जो पारिवारिक जीवन जी रही है वह दोहरी जिम्मेवारी रहती है नौकरी पेशा वालों। अब आप ही दिन भर रिपोर्टिंग करती हैं, तो दिन भर आप रिपोर्टिंग लाख कर लीजिए, फिर घर जाएंगे तो कुछ न कुछ आपको पारिवारिक जिम्मेवारी भी आपको निभानी पड़ेगी। तो जो दोहरी जिम्मेवारी निभाने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक है उनको तो पहले कंसीडर करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, दिव्यांग को आप प्राथमिकता नहीं दीजिएगा, जो दृष्टि दिव्यांग है उसके बारे में कभी सोचे? का मूल्य कोई व्यक्ति वह नहीं समझ सकता है जो व्यक्ति जन्म से और मृत्यु तक वह आंख से पूरी दुनिया को देखता रह गया। आंख का मूल्य वह व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है जो जन्मांध होगा, जन्म से अंधा जन्म लिया और अंधा ही मर गया, तो वो भी उसका मतलब नहीं समझेगा। लेकिन आंख का महत्व पूछना है तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसको जन्म लिया तो आंख उसके पास रही हो और बाद में उसकी आंखें दृष्टिहीन हो गई हो और चली गई हो, तब उसे पता चलता है कि आंख का मतलब क्या। आप जरा सोचिए, कोई दृष्टि दिव्यांग शिक्षक है और दृष्टि दिव्यांग शिक्षक की पोस्टिंग आप कर दिए हुए हैं 200 किलोमीटर दूर। अब बताइए कि 200 किलोमीटर दूर कैसे ट्रेवल करता होगा, कैसे जाता होगा? ये जितनी बातें हैं, आप एक बात सोचिए, जब हम लोग बहाल हुए थे शिक्षा मित्र के रूप में, उस मैं भी 20 साल की उम्र में बहाल हुआ था। बहुत सारी ऐसी बहनें थी जो 18 साल में बहाल हुई थी। अब 18 साल के उम्र में जो बहाल हुई, आज 22 साल से वो जॉब कर रही हैं। जब शिक्षा मित्र बनी उसके बाद में तुरंत उनकी शादी हुई, यीशु जन्म लिया, आज के डेट में उनकी जो उस समय बेटी जन्म ली थी, वह बेटी आज शादी उसकी हो रही है, बहुत की हुई भी है। ट्रांसफर इन्होंने दिया नहीं तो मायके में अपॉइंट हुई, मायके में उसकी शादी हुई और शादी हो करके वो ससुराल नहीं जाके मायके में ही रह गई। उसकी विदाई आज तक नहीं हुई 22 वर्षों में। और अब उसकी बेटी जो जन्म ली है, अब वह बेटी भी जो है अपने माँ बाप के घर से वो विदा नहीं हो रहे, अपने ननिहाल से विदा होने की स्थिति में है। तो आप बताइए कि, और अब आप ट्रांसफर भी देने की बात करते हैं, इस बात को गंभीरता पूर्वक समझना पड़ेगा कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, गर काया रोगों का घर हो, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब आदमी बूढ़े हो जाएगा, वानप्रस्थ में जब जाने का उम्र हो जाए, तब उसको गृहस्थी जीवन जीने के लिए कहिए, इसका कोई मतलब रहता है? निश्चित रूप से सभी का अच्छा, स्थानांतरण में क्या दिक्कत है? सबका देखिए, प्राथमिकता जो दी जाती है, प्राथमिकता इस मायने में दी जाती है कि जो चॉइस कर रहे हैं तो चॉइस करने में प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा नहीं हुआ अभी तक। पहले जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी हुआ है, उस ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या किया जाता है कि जिन जगहों पर रिक्तियां हैं, तो उसमें जो महिलाएं जो अपने नियरेस्ट में चाहती हैं, उनको पहले दे दिया जाता है कि आपको हम आपके घर के नजदीक, पुरुष होगा तो थोड़ा सा दूर पर भी जाएगा, लेकिन महिला सबसे नजदीक जाएगी, ये प्राथमिकता होती है। और ट्रांसफर करना है तो इसमें क्या दिक्कत है? एक साथ सबका किया जा सकता है। मंत्री जी कोई पहली बात तो बोले नहीं है, इस सदन में तो बराबर बोलते रहते हैं। शिक्षा मंत्री की तो छोड़ दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि स्कूल 10 से 4 होगा, वो हुआ? जी। तो शिक्षा मंत्री जी के कहने से नहीं कहने से क्या होने जाने को है? भरोसा नहीं है। शिक्षा विभाग का ये अधिकारी सब जो है, ये सब ठिका लिया है सब मुख्यमंत्री को इस बार चुनाव में हराने का। अच्छा। इन लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार इस प्रकार के भिड़ंत पैदा करो शिक्षक के बीच में और सरकार के बीच में कि सारा टीचर इनके खिलाफ हो जाए। 6 लाख पढ़ा लिखा आदमी जिस राज्य में किसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल। तो ये सब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का सब दुश्मन से बैठा हुआ है शिक्षा विभाग में, और सब साजिश रच रहा है, और साजिश के तहत शिक्षकों को ये सब इस प्रकार से तंग कर रहा है और करवा रहा है। लेकिन हमको लग रहा है कि हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं, तो मुझे अब लग रहा है कि सरकार अब इस बात को महसूस कर रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं साजिश हो रही है, और इस बात को शिक्षा मंत्री जी महसूस कर लिए हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी भी पटरी पर शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं हम, अगर वो महसूस कर रहे हैं तब सशर्त मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि अगर वो इस बात को महसूस कर रहे हो कि नहीं, ये शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सरकार के खिलाफ लगे हुए हैं,
तो उसको नियंत्रित करके और अगर शिक्षकों को अगर स्थानांतरण देते, 2 महीने के अगर अगर नियत अगर अच्छी है तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अगर नियत अच्छी नहीं है तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ये बुने हुए जाल में अगर ये फंस रहे हैं या आईवास कर रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होना है, और इस तरीके से करेंगे तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, जिन पर कार्रवाई हुई है, अगर किसी भी व्यक्ति पर, यह सोचने की बात है, इस देश के अंदर में जो विधायिका का सिस्टम है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, उसमें आप पर अगर कोई एफआईआर हो गया तो एफआईआर होने का मतलब आपको दोषी मान लिया जाएगा। जब तक न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है, बिल्कुल, तब तक, अच्छा ये नेता लोग को तो सजा हो जाता है, तब भी आके चुनाव लड़के फिर विधायक बन जाते हैं, फिर उसके बाद भी आके मिनिस्टर बन रहे हैं, मुकदमा पर मुकदमा हो रहा है। तो जिनके ऊपर इधर प्रोसीडिंग चल रहा है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो इन लोग का ना छोड़ दे रहा है। पहले इन लोगों को छोड़ देना चाहिए था, इन लोगों को फिर चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। ये इस तरह का ये लोग जो कर रहे हैं, गैर कानूनी बात कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, मैं तो कह रहा हूँ डिरेल्ड हो गया पदाधिकारी।